नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, युवा शक्ति भारत की ताकत। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के प्रतिभागियों से किया संवाद। देश के विकास में सबकी सहभागिता पर दिया जोर। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी सब्सिडी। कैबिनेट ने लगाई मोहर। आवास नीति में बदलाव को मंजूरी। मध्यम और निम्न मध्यम आय वर्ग को भी मिलेगा योजना का लाभ। देहरादून में प्रांतीय रक्षक दल स्थापना दिवस पर किया गया रैतिक परेड का आयोजन। खेल मंत्री रेखा आर्य ने की घोषणा। पीआरडी जवानों की बेटियों की शादी में सरकार देगी 50,000 रुपए की आर्थिक मदद। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की समीक्षा। खेल मंत्री ने कहा, निर्धारित समय में पूरे होंगे सभी काम। और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ली विभाग की समीक्षा बैठक। राजकीय महाविद्यालयों की भूमि की रजिस्ट्री करने के निर्देश। महाविद्यालयों में जरूरी सुविधाएं जुटाने को कहा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा इनोवेटर्स की सराहना करते हुए कहा कि उन सभी के पास 21वीं सदी के भारत के लिए एक अलग दृष्टिकोण है और उनके समाधान भी अलग अलग हैं। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले में युवा नवाचारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने दोहराया कि आज का भारत सभी के प्रयासों से ही तेज गति से आगे बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि हमारी युवा शक्ति की प्रतिभा और सरलता उल्लेखनीय है। देखिए, भारत दुनिया की अग्रणी डिजिटल इकोनॉमी में से एक है। हमारा देश बड़े पैमाने पर डिजिटली कनेक्ट हो रहा है। ऐसे में साइबर क्राइम का खतरा भी, जैसा आप लोगों ने कहा, ये लगातार बढ़ रहा है। इसलिए जिस सॉल्यूशन पर आप काम कर रहे हैं, ये भारत के फ्यूचर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये वन टाइम सॉल्यूशन नहीं होता है। ये आपको हर समय, जैसे जितनी बार बारिश आए उतनी बार छाता खोलना पड़े, ऐसा है ये। लेकिन मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लिए मेहनत कर रहे हैं। वहीं इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन 2024 के ग्रैंड फिनाले का वर्चुअली उद्घाटन किया। यह हैकेथॉन 51 केंद्रों में एक साथ आयोजित हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान किया। इस वर्ष जमीनी स्तर पर शासन और सामुदायिक विकास की व्यापक उपलब्धियों को दर्शाते हुए विभिन्न श्रेणियों में कुल 45 व्यक्तियों को पुरस्कार के लिए चुना गया है। समारोह के दौरान पंचायती राज मंत्री पुरस्कार विजेता पंचायतों की नवाचारी और प्रभावी कार्य प्रणालियों पर एक पुस्तिका का अनावरण भी किया गया। मंत्रालय ने कहा कि इन पुरस्कारों का उद्देश्य अन्य पंचायतों को श्रेष्ठ कार्य प्रणाली अपनाने के लिए प्रेरित करना और ग्रामीण भारत के समग्र विकास में योगदान देना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में 22 प्रस्तावों पर मंथन किया गया। कैबिनेट बैठक में ऊर्जा विभाग के मामलों में उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने का अनुमोदन किया गया। बैठक में तय किया गया कि यदि कोई उपभोक्ता सब्सिडी हासिल करने के लिए अनुचित तरीकों का इस्तेमाल करेगा तो उससे सब्सिडी का 2 गुना वसूला जाएगा। उच्च हिमालयी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए मानक का फैसला डीएम करेंगे। लगभग 2 माह पूर्व एक सरकार का डिसीजन हुआ था विद्युत उपभोक्ताओं के लिए कुछ सब्सिडी का। उसमें डोमेस्टिक कनेक्शंस में जहां पर 100 यूनिट तक की कंजम्पशन है, उस कंज्यूमर को बिजली के बिल में 50% सब्सिडी का निर्णय हुआ था। और साथ में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जहां पर 9000 फीट से ऊपर की हाइट है, स्नो बाउंड एरिया,
उसमें 200 यूनिट तक के लिए 50% सब्सिडी का डिसीजन हुआ था। चूँकि उस समय विचलन से किया गया था, तो आज उसकी औपचारिक अनुमोदन कैबिनेट से प्राप्त किया है और साथ में उसमें कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस भी रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल आमतौर पर ये देखा गया है जिन जिन स्टेट्स में ये सब्सिडी दिए गए थे, लोगों ने अपने कनेक्शन को स्प्लिट करके लेना शुरू कर दिया था कि किसी कंज्यूमर का 300 यूनिट का कंजम्पशन है तो वो उस कनेक्शन को 3 भागों में स्प्लिट करके परिवार के अलग अलग लोगों के नाम पे लेने का। तो उस प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए ये डिसीजन लिया गया था कि अगर ऐसा कोई केस पाया जाता है तो देन जितने सब्सिडी उनको दिया गया था उसकी 2 गुना वसूली उनसे की जाएगी। और साथ में उच्च हिमालयी क्षेत्र जो है कैसे डिफाइन होगा, तो वो भी इस नए शासनादेश में हम लोग उसका विवरण देंगे। कलेक्टर को हम लोग अधिकृत कर रहे हैं अपने ज़िले में, वो नोटिफिकेशन करेंगे उच्च हिमालयी क्षेत्रों को, फिर उसको विद्युत विभाग फॉलो करेंगे। कैबिनेट ने उत्तराखंड आवास नीति को मंजूरी दी। इसमें 5 लाख तक की वार्षिक आय वालों को राहत मिलेगी। आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और निम्न मध्यम आय वर्ग के लोगों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उसका जो डेफिनेशन है भारत सरकार ने 3 लाख वार्षिक जो इनकम है उससे नीचे वालों को क्लासीफाई किया था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो स्टेट ने उसको 3 लाख के बजाय 5 लाख तक का निर्धारित किया है। और इस पर्टिकुलर पॉलिसी में, चूँकि पूर्व की पॉलिसी में केवल इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को ही टारगेट किया गया था। इनफैक्ट भारत सरकार की जो PMAY परियोजना है वो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को ही टारगेट किया गया है। लेकिन आमतौर पर ये देखा गया था कि LIG और LMIG जो सेक्शन है, लोअर इनकम ग्रुप और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप, इसमें भी काफ़ी आवास की जो डिमांड और सप्लाई में काफ़ी अंतर है। तो उसको पूरा करने के लिए LIG और LMIG कैटेगरी को भी विभिन्न प्रकार के रियायतें इसमें दिया गया है। युवा कल्याण निदेशालय मैदान ननूर खेड़ा देहरादून में प्रांतीय रक्षक दल स्थापना दिवस की रैतिक परेड का आयोजन किया गया। खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने परेड की सलामी ली। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि पहले प्रांतीय रक्षक दल का स्थापना दिवस नियमित रूप से नहीं मनाया जाता था, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 2022 से ये तय किया है कि हर साल स्थापना दिवस मनाया जाएगा। रेखा आर्य ने प्रांतीय रक्षक दल के जवानों की बेटियों की शादी में सरकार की ओर से 50,000 रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की। साथ ही रिटायर होने वाले PRD जवानों के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक केंद्र भी जल्द शुरू किया जाएगा। आज उनका स्थापना दिवस था। निश्चित रूप से उस स्थापना दिवस को पूरी ऊर्जा और उत्सव के साथ में आज हम लोगों ने देहरादून में मनाया। जो कार्य विभाग के द्वारा PRD जवानों के हित में निर्णय लिए गए हैं वो आज उनके समक्ष आज फिर से उनको स्मृत भी करवाया। इसके साथ ही जो कुछ नए निर्णय हुए हैं, जहां हमने मृत आश्रितों को आज नौकरी दी है, जहां आज उनकी बच्चियों को छात्रवृत्ति देने की बात हो रही है वो दी भी है, जहां उनके रिटायरमेंट के बाद में उनको कुछ धनराशि प्राप्त हो सके आज उसके भी चेक यहाँ पर वितरित किए गए हैं। तो लगातार विभाग जो है PRD जवानों के हित में बेहतरीन निर्णय कर रहा है। जो उनकी समस्याएं हैं लगातार उसका निस्तारण करने का काम कर रहा है। PRD जवान गगनदीप सिंह ने बताया कि हल्द्वानी के बन भूलूपुरा में हुए दंगों के दौरान उनकी भी ड्यूटी वहां लगी थी। इस दौरान उनको गंभीर चोटें आई थी, जिसके इलाज का खर्च सरकार ने उठाया। कि जो हल्द्वानी में बनभूलपुरा वाला जो दंगा कांड हुआ था, तो उसके उपलक्ष्य में हमारी ड्यूटी लगाई गई थी वहाँ दंगे में। तो इस दंगे में हम अपने सेवा करते हुए तो हमें काफ़ी मतलब चोटिल हो गया था मैं। तो चोटिल होने के बावजूद फिर हमारा ट्रीटमेंट हमारे विभाग के द्वारा कराया गया और उसमें जो भी धनराशि मिली थी उसके पक्ष में आज हमें यहाँ पर धनराशि प्रदान की गई। चमोली में तैनात PRD जवान अभिषेक कुमार का कहना है कि उनको जो भी जिम्मेदारी दी जाती है उसे पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करते हैं। आपदा से लेकर 4 धाम यात्रा तक में उनकी ड्यूटी लगाई जाती है। इसके अलावा थाने और चौकियों में भी सेवाएं देते हैं। मैं चमोली जिले से हूँ और 2021 में भर्ती हुआ था मैं
आज ये फर्स्ट ट्रॉफी मिली है जो ऋतिक पीरियड की, हमारी स्थापना दिवस ऋतिक पीरियड है जो, तो उसमें हमारा फर्स्ट स्थान प्राप्त हुआ और उसमें हमें फर्स्ट ट्रॉफी मिली। एक्सपीरियंस तो ड्यूटी हमारी वैसे चौकी थाने में लगती है और जैसे बद्रीनाथ हो गया। उत्तराखंड में 28 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और खेल मंत्री रेखा आर्य लगातार खुद समीक्षा कर रहे हैं। तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की। खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश और अन्य बदलावों को 27 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन भव्यता के साथ किया जाएगा, जिसके लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल 28 जनवरी 2025 से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित किए जाएंगे। देखिए, नेशनल गेम को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट से पूर्व इतनी बड़ी बैठक कर रखी है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ दिशा निर्देश राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के निमित्त संबंधित विभागों की भूमिकाओं को लेकर भी जो दिशा निर्देश दे दिए हैं वो अपने आप में पर्याप्त है। और मैं समझती हूँ कि उस पर मिनट जारी करते हुए हर विभाग उस पर कार्रवाई भी कर रहा है और स्वयं हमारा विभाग जो है खेल विभाग वह भी लगातार उसको परस्यू कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना तो वित्त के संदर्भ में कोई समस्या आएगी, ना किसी प्रकार की व्यवस्थाओं के संदर्भ में कोई विषय आएगा। हम लगातार जो है सामंजस्य बनाते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने आज हल्द्वानी में विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने विभाग के कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की और विभागीय अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने राजकीय महाविद्यालयों के भूमि की रजिस्ट्री करने, महाविद्यालयों में प्रयोगशाला, पुस्तकालय, फर्नीचर, खेल सामग्री, शौचालय, विद्युत और पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। हमारे 118 डिग्री कॉलेज जो है पूरे प्रदेश में अब हो गए हैं। 5 डिग्री कॉलेजों की अभी ज़मीनें नहीं मिली थी। गौलापार डिग्री कॉलेज में भी ज़मीन की दिक्कत थी, क्योंकि वन विभाग के कारण काफ़ी दिन से लेट हो रहा था। तो आज मैंने उप जिलाधिकारी जी को और अपने डायरेक्टर को निर्देश दिए हैं कि दूसरी ज़मीन देखिए, ताकि हम जल्दी उस कॉलेज को बना सकें। मुझे लगता है कि जैसे ज़मीन मिलेगी वैसे हम उस कॉलेज का भी निर्माण कर लेंगे। बाकी 100% फैकल्टी हमारे कॉलेज में हो गई है। बच्चों के लिए किताबें हम पूरी दे रहे हैं, बच्चों के लिए जो है खेल का सामान पूरा दे रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इस बार 7,500 नए पद हमने एनसीसी के लिए भी बच्चों के लिए अलग से स्वीकृत कर दिए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय रानीखेत में 5 दिवसीय बैगलेस डे कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय में इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं को पुस्तकीय ज्ञान के साथ व्यावहारिक और दैनिक ज्ञान से जोड़ना है। कक्षा 6 से 8 तक के छात्र छात्राओं को व्यायाम, इलेक्ट्रीशियन कार्य के अंतर्गत वायरिंग, फ्यूज बदलने, टीवी रिपेयरिंग और बिजली से संबंधित अन्य कार्य सहित कारपेंटर का कार्य, मूर्तिकला में मिट्टी के बर्तन और अन्य सामग्री बनाने के बारे में बताया गया। विद्यालय में उप प्रधानाचार्य हरिशंकर सैनी ने बताया कि इस कार्यक्रम में बच्चे खुद से कार्य करके सीख रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत बैगलेस डेज एक महत्वपूर्ण योजना है जो एक्चुअली समग्र शिक्षा को बढ़ावा देती है। इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं, जैसे कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग। बच्चे यहाँ पर हमने बहुत सारे जो कोचेस हैं उनको बुलाया है, बच्चे मतलब खुद करके सीख रहे हैं। साथ ही इंटरेक्टिव सेशन उनके हो रहे हैं, बच्चों में बोझ कम हो रहा है, बच्चों में मानसिक तनाव कम होगा और भी बहुत सारे इनके उद्देश्य हैं, जिसके कारण बच्चे बहुत ही ज़्यादा इससे सीखेंगे और अपने जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग को के साथ जो अपना जो करिकुलम है, उनका जो पाठ्यक्रम है, उसको भी वो साथ के साथ सीखते रहेंगे। छात्रा निहारिका ने बताया कि बैगलेस डे कार्यशाला में उन्हें घर में लाइट फिटिंग के बारे में जानकारी दी जा रही है। सर ने हमें 1 वे स्विच और 2 वे स्विच के बारे में भी बताया और कैसे होम वायरिंग की जाती है, यानी कि घरों में जितनी भी वायरिंग है उसको एक उससे कनेक्ट कैसे कर सकते हैं और 1 वे स्विच में हम कैसे वायरिंग करेंगे, कैसे हम सॉकेट और स्विच के कनेक्शन को करेंगे या फिर जो फ़ैन होता है उसके कनेक्शन को करेंगे, और 2 वे स्विच में बताया कि किस तरीके से होगा। छात्र प्रणय सती ने बताया कि उन्हें प्रशिक्षकों द्वारा वायरिंग और एमसीबी के बारे में जानकारी दी जा रही है।
सर ने हमें बताया कि एमसीवी जिस समय शॉर्ट सर्किट होता है उस समय वो कैसे इस्तेमाल आती है, और सर ने हमें उसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाया है। क्या बोलते पहले शॉर्ट सर्किट करके दिखाया, उसके बाद उसका प्रैक्टिकल दिखाया कि कैसे एमसीवी ऑफ हो जाती है। और सर ने हमें स्टेयरकेस वायरिंग सिखाई है, यानी एक ही बल्ब को हम दो स्विचेस से हम वो कर सकते हैं उसे, जैसे कि उसे हम गोडाउन में यूज़ कर सकते हैं, टनल्स में यूज़ कर सकते हैं और स्टेयरकेस में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। क्या लो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड में जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त के मामलों की जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद अल्मोड़ा जिले के कई क्षेत्रों में जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त और सरकारी जमीनों पर कब्जे के मामले सामने आ रहे हैं। अल्मोड़ा और रानीखेत तहसील क्षेत्रों में भी जमीनों की अवैध खरीद और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को लेकर संयुक्त मजिस्ट्रेट रानीखेत अल्मोड़ा राहुल आनंद लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। आज प्रशासन की टीम ने मजखाली स्थित एक कंपनी और रिजॉर्ट की भूमि का निरीक्षण किया। निरीक्षण में सरकारी भूमि पर सड़क बनाने और गांव के पानी के स्रोत पर एक कंपनी के अवैध कब्जे का मामला सामने आया। संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद ने राजस्व उप निरीक्षकों को दोनों ही मामलों में जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा, शिकायतें मिल रही थी जिसका संज्ञान लेकर निरीक्षण किया गया, अनियमितताओं पर कार्रवाई की जाएगी। सड़क बेसिकली जो बनाई गई है वो एक्सॉल्टर के प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी उनके द्वारा बनाई गई, तो उसके बारे में जो है एक मामला न्यायालय में विचाराधीन है पीपी एक्ट के अंतर्गत। इसी क्रम में एक और जो ग्राम तल्ली रियोनी करके हैं, उनके प्रधान जी द्वारा शिकायत की गई कि एक रोड जो है, जो कि रक्षा रिजॉर्ट्स करके कंपनी है, उनके द्वारा बनाई गई है, जो कि बेनाम भूमि पे है, तथा उसी उक्त कंपनी द्वारा जो है एक पानी का कनेक्शन भी जो है लिया गया है, जो कि अवैध तरीके से लिया गया है। तो इसी क्रम में हमारी तरफ से दोनों लोगों को चिट्ठी जारी कर बताने के लिए कहा गया है कि किस प्रकार जो है उन्होंने कनेक्शन लिया पानी का, या ये जो सड़क भूमि है उनका भी शायद मामला जो हमारे न्यायालय में विचाराधीन है, तो उसके ऊपर यथावत कार्रवाई की जाएगी। बागेश्वर जिले में 100 से अधिक घराट आज भी चल रहे हैं। कहा जाता है कि एक दौर था जब घराटों से होने वाली पिसाई की एवज में अंग्रेज हुकूमत टैक्स लिया करती थी। बागेश्वर जिले के महतगांव निवासी हरीश चंद्र जोशी का परिवार आज भी घराटों को पीढ़ियों से जीवित किए हुए है। बुजुर्ग नंदा वल्लभ जोशी बताते हैं कि घराट का निर्माण उनके पूर्वजों ने किया था, जिसके बाद उनकी कई पीढ़ियां इस घराट को जिंदा रखे हुए हैं। वो बताते हैं कि इस घराट में पुंगर घाटी के अलावा जिला मुख्यालय के लोग भी मंडुआ, गेहूं, चावल, मसूर, जौ आदि अनाज पिसवाने के लिए आते हैं। बालीघाट से ये दोपहर तक पहले 50 घराट थे, आज सब विलुप्त तो एक यही घराट रहा है बस। बाकी सब कोई खंडर हो गए, कोई टूट गए, कोई बाढ़ में बह गए, नहीं है वो। तो इसका आटा जो होता है बड़ा पौष्टिक होता है, ताकतवर होता है। इसके जो अनाज की वो जो पौष्टिकता होती है उसमें पीसने से वो कम नहीं होती है। घराट संचालक हरीश जोशी का कहना है कि घराट प्राकृतिक ऊर्जा से संचालित होते हैं, जिसमें पिसाई से अनाजों की पौष्टिकता बनी रहती है। ये धरोहर एक बहुत पुरानी हमारी परंपरा है, और ये घराट को हम जो है हमारे दादाजी चलाया करते थे, पिताजी, ताऊ जी, और उसके बाद आज हम लोग भी चलाते हैं। इसके फायदे बहुत सारे हैं, जैसे मडुआ का आटा जो पीसा जाता है, मडुआ जो पीसा जाता है, गेहूँ, जौ, बाजरा, और भैंसों के लिए भी जो पौष्टिक आहार लगभग पीसे जाते थे, मोटे अनाज, वो आज भी लगभग पीसे जाते हैं। उरेडा के परियोजना अधिकारी मयंक नौटियाल बताते हैं कि वर्ष 2017-18 में केंद्र सरकार की ओर से घराट के संरक्षण के लिए योजना चलाई गई थी, जिसमें बिजली उत्पादन के लिए 37 घराट संचालकों के आवेदन प्राप्त हुए थे। इन सभी को सब्सिडी का लाभ दिया जा चुका है। 2017 में भी सेंट्रल गवर्नमेंट MNRE
मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री की तरफ से हमें इसके प्रचार प्रसार और जो पुराने घराट थे उनके अपग्रेडेशन के लिए फंड दिया गया था, जिसमें 37 घराटों को चिन्हित करके उनके इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों कंपोनेंट्स में अपग्रेडेशन किया गया। तो जो इससे बनने वाली बिजली का वो यूज अपना स्वयं करते थे, क्योंकि ये ऐसे जगह में स्थापित थे जहाँ पावर डिस्ट्रप्शन काफी रहता था। तो इससे उनके वो उजाला प्रकाश व्यवस्था तो होती थी एवं चक्की का काम भी है उनके लिए और गांव वासियों के लिए किया जाता था, जिसका वो संचालन उनके द्वारा खुद किया जाना था एवं रखरखाव भी खुद के द्वारा किया जाना है। और आगामी वर्षों में भी अगर कुछ ऐसी योजना आएगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ देने के लिए प्रेरित किया जाएगा और प्रचार प्रसार किया जाएगा। ग्रीष्मकालीन चारधाम यात्रा के बाद अब शीतकालीन यात्रा को लेकर भी सरकार तमाम व्यवस्थाएं जुटा रही है, जिससे कि श्रद्धालु शीतकालीन यात्रा पर भी आएं और शीतकालीन गद्दी स्थलों में ही दर्शन कर सकें। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा कि प्रदेश में तीर्थाटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने शीतकालीन चारधाम यात्रा का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार और बीकेटीसी कार्य योजना पर काम कर रही है, जिससे शीतकालीन चारधाम यात्रा को गति मिलेगी। देखिए, प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर जो भी हमारे प्रदेश में ऐतिहासिक पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मंदिर है, तीर्थस्थल है, उनके विकास के लिए विस्तृत कार्य योजना प्रारंभ की गई है। कई मंदिरों में कार्य भी चल रहा है और लगातार गढ़वाल से लेकर के कुमाऊं तक के तमाम जो हमारे ऐतिहासिक और पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मंदिर है, वहां पर आधारभूत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और इसी क्रम में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति द्वारा भी जो हमारे अधीनस्थ मंदिर हैं, उन अधीनस्थ मंदिरों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, ताकि जो हमारे श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे मंदिरों में आए, धामों में आए, तो उनको वहां पर किसी प्रकार की कठिनाई न हो, उनकी यात्रा सुगम और सरल तरीके से संपन्न हो सके, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत पिथौरागढ़ जिले में टीबी रोगियों की पहचान के लिए 100 दिवसीय क्षय रोगी खोजी अभियान शुरू किया गया है। ये अभियान 24 मार्च 2025 तक चलेगा। इस दौरान जिले में टीबी रोगियों की पहचान कर उनका डॉट्स प्रणाली के तहत उपचार किया जाएगा। पिथौरागढ़ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर JS नबियाल ने बताया कि देशव्यापी अभियान के तहत टीबी मरीजों की खोज की जाएगी और उनका उपचार कर टीबी मुक्त भारत अभियान को सफल बनाने का प्रयास किया जाएगा। ये भारत सरकार द्वारा सारे स्टेट्स को टीबी मुक्त कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 100 दिन का इसमें कैंपेन है। ये 7 दिसंबर से चला है, 7 मार्च तक चलेगी। और यहाँ पे जो 60 साल से ऊपर उम्र के वो लोग हैं, जो मलिन बस्तियाँ हैं, जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा है, उनमें जो है टीबी के बीमार कोई है तो नहीं, उनकी खोज की जाएगी, जिसके लिए उनका बलगम की जांच होती है, फिर एक्सरे होती है, फिर उसके बाद एक CY-TB जांच होती है, जिससे कि अगर वो बीमार अगर निकलते हैं, खोज में आते हैं, तो उनका ट्रीटमेंट करेंगे। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर ललित भट्ट ने बताया कि भारत सरकार की ओर से 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आशा कार्यकर्ता घर घर जाकर 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों, भीड़भाड़ और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के साथ ही मधुमेह रोगियों, शराब और तंबाकू का सेवन करने वालों को चिन्हित किया जाएगा। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम कैंप लगाकर संदिग्ध लोगों की जांच करेंगी। उन्होंने बताया कि पिथौरागढ़ जिले में अभी टीबी के 600 केस एक्टिव हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। वो उसमें एक्सरे लगा होगा, वहाँ पर कैंप लगा के हम एक्सरे की जांच करेंगे और स्पुटम कलेक्शन लेके आएंगे। हमारे जहाँ हॉस्पिटल में जो जो 2 नाट मशीन लगी हुई है स्पुटम जांच के लिए, वहाँ पर स्पुटम की जांच होगी और जो अगर टीबी का केस अगर उसमें जांच में मिलता है तो उसको टीबी की दवाई दे दी जाएगी। चक्राता वन विभाग आसन कंजर्वेशन रिजर्व को सुरक्षित रखने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। रिजर्व के आसपास के ग्रामीण इलाकों में आज वन विभाग की टीम ने स्वच्छता अभियान चलाया। इस अभियान में कालसी वन प्रभाग टीमली रेंज के वन कर्मियों ने भी भाग लिया। इस संयुक्त टीम ने कई गांवों में सफाई अभियान चलाते हुए लोगों को सफाई और कूड़ा निस्तारण के लिए जागरूक करने का भी काम किया। अभियान में ग्रामीणों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चक्राता वन प्रभाग के रेंजर अनिल कुमार भट्ट ने बताया कि रिजर्व क्षेत्र से लगे ग्रामीणों को स्वच्छता और कचरा निस्तारण के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है।
वन संरक्षक महोदय चक्रातापन भरवा की पहल पर वेस्ट वॉरियर्स के सहयोग से और ग्रामीणों के सहयोग से एक ड्राइव के रूप में हम लोग आसन कंजर्वेशन रिजर्व और जो स्टेक होल्डर्स हैं आसन कंजर्वेशन रिजर्व के, इनको सेंसिटाइज करके कि भाई कूड़ा सबके लिए हानिकारक है, सबके हेल्थ की आवश्यकता है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व के हेल्थ के लिए, लोगों के हेल्थ के लिए इतना जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है कि इसको किस प्रकार से किया जाए, इन लोगों गाँव को सेंसिटाइज करने का प्रयास किया गया। इसमें लोग हमारे इस अभियान से जुड़ भी रहे हैं और हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे कुंजा ग्रांट, मटक माजरी और ये तिमली का क्षेत्र जो आसन कंजर्वेशन रिजर्व से लगा हुआ क्षेत्र है, इसको हम जो प्रदूषण मुक्त कर सकें। देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों के एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। वेव्स ऐप QR कोड के जरिए भी डाउनलोड की जा सकती है। प्रदेश के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, युवा शक्ति भारत की ताकत। स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन के प्रतिभागियों से किया संवाद। देश के विकास में सबकी सहभागिता पर दिया जोर। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगी सब्सिडी। कैबिनेट ने लगाई मोहर। आवास नीति में बदलाव को मंजूरी। मध्यम और निम्न मध्यम आय वर्ग को भी मिलेगा योजना का लाभ। देहरादून में प्रांतीय रक्षक दल स्थापना दिवस पर किया गया रैतिक परेड का आयोजन। खेल मंत्री रेखा आर्य ने की घोषणा। PRD जवानों की बेटियों की शादी में सरकार देगी 50,000 रुपए की आर्थिक मदद। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की समीक्षा। खेल मंत्री ने कहा, निर्धारित समय में पूरे होंगे सभी काम। और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ली विभाग की समीक्षा बैठक। राजकीय महाविद्यालयों की भूमि की रजिस्ट्री करने के दिए निर्देश। महाविद्यालयों में जरूरी सुविधाएं जुटाने को कहा। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा X हैंडल है DD News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड। हमारे YouTube चैनल DD News उत्तराखंड को आप सब्सक्राइब करें और हमारे Instagram पेज DD News उत्तराखंड को भी फॉलो करें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।